उसका वीडियो आज हम लोग क्या करेंगे कि कैसे सम्स आ रहे हैं, क्या जो हम लोगों ने करवाया उसमें से कितने सम्स आते हैं। तो जुलाई वाले एग्जामिनेशन में ये एक प्रॉब्लम आया था। कि let a be the real number such that the function f of x का वैल्यू दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 6। कैलकुलेशंस मैं नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो f of x अगर ये दिया हुआ है और कह रहा है ये इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से 3/2 तक, और डिक्रीजिंग है कहां से कहां तक। तो इसका मतलब है ये जो 3/4 होगा वो क्या होगा। इसका मतलब है जब तुम f डैश एक्स का वेविकर बनाओगे तो 3/4 है, तो माइनस इंफिनिटी से 3/4 में तुम्हारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो 3/4 में फंक्शन अपना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है। इसका मतलब है कि यहां से तुम मैथमेटिकली बोल सकते हो कि x इक्वल टू 3/4 जो होगा वो क्या होगा, इस क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f ऑफ x। मतलब f डैश का वैल्यू 3/4 में 0 होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो डज नॉट एग्जिस्ट वाला तो क्रिटिकल पॉइंट में दो ही पॉसिबिलिटी था, या तो वहां पे डिफरेंशिएशन 0 होगा या तो f डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस इसमें पॉसिबल नहीं है। और f डैश एक्स जो है वो हमारे पास निकलेगा ट्वाइस ax प्लस 6। तो इससे मुझे क्या पता चल गया, f डैश 3/4 इक्वल टू 0। तो अगर मैं पुटअप करूंगा तो 2a इंटू 3/4 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू -4। तो a का वैल्यू आ गया। तो क्या पूछ रहा है, तो अब कह रहा है कि g ऑफ x कैसे बिहेव करेगा। तो g ऑफ x क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, g ऑफ x दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15। और कह रहा है कि अगर a का वैल्यू -4 है तो ये कहाँ इंक्रीजिंग होगा और कहाँ डिक्रीजिंग होगा, तब तो ये हो जाएगा। अब तो तुम जब g डैश x निकालोगे तो ये हो जाएगा -8x माइनस 6 इक्वल टू 0। आगे छोड़ दो ना, ये ट्राई करके देख लेना ये कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे। और नहीं, क्या निकालने बोल रहा है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। तो ठीक है, तो वो तो और भी आसान हो गया, g डबल डैश x निकाल लो। तो ये तो -8 निकला, तो हेंस डायरेक्टली भी बोल सकते हो x इक्वल टू -b/2 में हमें मालूम है, और मैक्सिमम वैल्यू एट पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होता है, अगर अपवर्ड पैराबोला है तो ये जो मिनिमम वैल्यू होगा वो तब होगा जो अगर y का वैल्यू क्या था, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है एट -b/2 है, और अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये मैक्सिमम था। और ये कब था, ये था जब x का वैल्यू क्या था, -b/2 है। ये वैल्यू भी जानते थे, y का वैल्यू यहाँ पे क्या था, -d/4 है, जो भी पूछ रहा है। तो हेंस क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा तुम्हारे पास, g डैश x इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना निकला, -3/4। तो -3/4 में मैक्सिमम है। ठीक है, देख लो एक बार। तुम लोगों को ये मैंने भेज दिया है, हाँ ये वाला पास्ट ईयर देखो, तुम लोगों को मैंने ये पीडीएफ भेज दिया है जिसमें केवल क्वेश्चंस के कलेक्शंस हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को निकाल के तुम लोगों को सॉल्व करूंगा। किसी को अगर ये सीट नहीं मिला है तो वो मुझे मैसेज कर देगा तो भेज दूंगा मैं। ठीक है, चलो सेकंड सम में चलते हैं। अब सेकंड सम देखो, कभी कभी मिक्स प्रॉब्लम आता है। जब तुम सेकंड सम भर के देखोगे तो तुम मुझे बोल सकते हो सर ये सम जो है
तो मुझे ये बात बोल सकते हो कि सर सेकंड सम जो है वो मैट्रिसेस का है, मैं मानता हूं, मगर मैट्रिसेस का बस फॉर्मेशन ही है, बाकी सब तो फिर मैक्सिमा और मिनिमा, मैट्रिसेस का फॉर्मेशन है। हाँ तो ये बोलो ना कि मैट्रिसेस का फॉर्मेशन है, क्या कह रहा है पढ़ के देखो एक बार, पढ़ के देखो, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। चलो, ए एक 3x3 मैट्रिक्स है, तो 3x3 मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट A11, फिर A12, फिर A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33। तो A11 क्या होगा? व्हेन I इज इक्वल टू J, तो I इज इक्वल टू J मतलब क्या हुआ? ये तीन एलिमेंट, तो ये तीन एलिमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना? 1 दिया हुआ है। अगर I और J के बीच का डिफरेंस 1 हो तो -x है, तो 1 और 2 इसका डिफरेंस 1 - 2, ये ये और ये वो टर्म्स हैं, ये वो टर्म्स हैं जिनका डिफरेंस -1 है। इस वाले में, इस वाले में -x हो जाएगा। अब बाकी सब जो बच गया, बाकी सब जो बच गया उसमें वैल्यू है 2x + 1, तो बाकी सब क्या बचा है? 1 और 2, यही बचा, 2x + 1, 2x + 1। f R2 R be defined as f of x, फंक्शन कैसा इसका डिटर्मिनेंट, तो ये तो तुमने निकाल लिया, तो f of x जो है वो क्या है? तब f of x जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का मतलब 1 -x 2x + 1 -x 1 -x 2x + 1 -x और 1। इसे तुम आराम से ब्रेक कर सकते हो 1 टाइम्स ऑफ दिस, इसका ब्रेकआउट तुम लोग जानते हो, 1 -x² -x of -x into 2x + 1 + x plus 2x + 1 of x² - 2x - 1, जिसे जब तुम पूरा ब्रेक करोगे तो वो आ जाएगा 4x³ - 4x² - 4x, ये f(x) आ गया। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है? सम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालोगे? जब तुम f' करोगे 4 3 जा क्या 12x² - 4 2 जा xx - 4। ठीक है, देखो ये वीडियो का अपलोड करना का मेरा मेन रीजन YouTube में नहीं है, हाँ मेन रीजन मेरे स्टूडेंट्स तुम लोगों के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। हाँ, जहां पे मुझे लगता है कि इसके बाद मैंने क्लास में तुम लोग को सिखा दिया तो तुम लोग को खुद करोगे, तो एक बार f' = 0 कर दो, नहीं क्या? तो इससे तुम्हारे पास ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, तो x का वैल्यू 1 और -1/3 आएगा, तो f(1) और f(-1/3) निकाल लेना। मैक्सिमम मिनिमम तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, रीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव है नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव ये लोकल मैक्सिमा होगा और ये क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमम। f(1) का वैल्यू तुम्हारे पास -4 होगा, f(-1/3) का वैल्यू 20/27 होगा, ऐड करके देख लेना, -88/27 होगा। ये देखो, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग अभी देखो, वो तुम लोग कभी भी देखो, हाँ वो मैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, मैं जानता हूँ जैसे ऊपर वाला सम, तुम क्या जैसे ऊपर वाले सम में मैंने कहा कि हाँ तुम, मैं मानता हूँ कि वो हालांकि वो मैट्रिसेस का सम नहीं था, तुम्हें पता चला, हाँ ये मगर 100% 2D का सम। मगर मेरा क्या कहना है कि मैं तुम लोगों को जरा ईओडी में भी 2D के सम्स को करवा देता हूँ एक बार, ताकि तुम ईओडी लगा के भी कर पाओ, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो अच्छा लगे। यहाँ पे तो मैं ईओडी नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक लगाऊंगा। देखो, सर्कल और कॉनिक में टेंजेंट का एक बड़ा, कॉनिक में अगर टेंजेंट का तुम्हें कंडीशन याद नहीं है तो उसका एक गोल्डन रूल है,
गोल्डन रूल ये है कि y इज इक्वल टू, अगर सपोज तुमने mx प्लस सी लिया और कॉनिक का इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है, वो कुछ भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, तो ये अगर पुटअप करोगे तो तुम जो y का वैल्यू अगर पुटअप करोगे तो तुम्हें हर समय y या x जो भी तुम पुटअप करोगे तुम्हें हर समय क्वाड्रेटिक मिलेगा। अगर x पुटअप करोगे तो y में मिलेगा, y पुटअप करोगे तो x, आइडर क्वाड्रेटिक इन आइडर x और y, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो हाइपरबोला। टेंजेंट कर्व को केवल एक ही पॉइंट में काटेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जनरलाइज हर समय ट्रू होता है। हमने y इक्वल टू एक्स क्यूब में देखा था कि टेंजेंट कर्व को 2 पॉइंट में कट करता है। ये बात अलग है कि यहाँ पे रिपीटेड रूट होता है, क्योंकि टेंजेंट और यहाँ पे नॉन रिपीटेड रूट है। मगर 2D वाले फिगर्स में सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में केवल एक ही बार कट कर सकता है टेंजेंट। इसका मतलब जब तुम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे कर्व का और टेंजेंट का, तो तुम्हें केवल 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और क्वाड्रेटिक इन आइडर एक्स एंड वाई में 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कि वी मस्ट गेट ओनली 1 रूट। 1 तो रिपीटेड होना पड़ेगा, 1 रूट, तो इसे तो रिपीट करना होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक में 1 रूट तो तभी पॉसिबल है अल्फा कॉमा अल्फा जब उसका क्या था, डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं y इज इक्वल टू थ्राइस एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो इसमें तुम्हें डिफरेंशिएशन यूज करने का जरूरत नहीं, सॉल्व कर दो y का वैल्यू, थ्राइस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ब्रेक कर दो, 9x स्क्वायर सजा के लिखो क्वाड्रेटिक, 3 टू 6c माइनस 16x प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। और अगर ये टेंजेंट होगा तुम्हारे पास एक ही कंडीशन आएगा कि इसका जो डिस्क्रीमेंट होगा वो 0 होगा। मतलब 6c माइनस 16 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 9 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा। तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइन के इक्वेशन से x या y का वैल्यू तुम कर्व के इक्वेशन में डाल के एक क्वाड्रेटिक बनाओगे, और अगर वो टेंजेंट होगा तो एक ही कंडीशन होगा, डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0। ध्यान से देखना है तो देख लो। तो अगर ये वाले सम में जाऊं, जो सम अब मुझे पूछा जा रहा है, मैं मान रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं मानने के लिए रेडी हूं कि ये सम क्वाड्रेटिक, ये सम कॉनिक सेक्शन का है, मगर एओडी, ये अभी तो एओडी क्वाड्रेटिक से ही ये सॉल्व हो जाएगा। तो पहले तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 64x का फोकस क्या है, क्योंकि ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला ऐसा होता है, ये सब याद रखना होगा। इसका फोकस जो था वो 0 माइनस a,0 था, और 4a का वैल्यू 64 है, तो इसलिए इसका फोकस मेरे पास आ गया, फोकस हो गया माइनस 16,0। कह रहा है कि ये जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी इज द फोकल कॉर्ड ऑफ, इसका फोकल कॉर्ड है। तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू mx प्लस सी को ये वाला पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाइज करेगा। मतलब 0 इज इक्वल टू माइनस 16m प्लस सी, तो इसका मतलब c इज इक्वल टू कितना, 16m, मेक इट नंबर 1। अब क्या कंडीशन होगा, अब कह रहा है दिस, और कुछ कह रहा है क्या, दिस इज क्या, ये इसके ऊपर टेंजेंट है, तो सर्कल के ऊपर टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस भी लगाया जा सकता है, ठीक है। मगर मैंने फिर से कहा कि मैं, ठीक है, हर समय याद रखो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर तुम सेंटर से ड्रॉप करोगे उस लाइन के ऊपर तो वो हर समय रेडियस के इक्वल होगा। और मैं तुम लोगों को क्वाड्रेटिक में मैं आज इंटरेस्टेड हूँ कि मेरा कर्व का जो इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब जो सर्कल का इक्वेशन है, वो है x प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
और लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर मैं ये इसे सॉल्व करने का कोशिश करूं दोनों को, तो ये मुझे मिल जाएगा x प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब mx प्लस सी का होल स्क्वायर, और c का वैल्यू कितना निकला 16 है। तो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100 प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c का वैल्यू 16 m है तो प्लस 256 m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 32 m स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। तो अगर सजा के लिखोगे तो वो आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस, हर समय क्वाड्रेटिक मिलेगा, वही मेरा कहना है ना, ठीक है, हर समय तुम्हें क्वाड्रेटिक मिलेगा, प्लस 96 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है। अगर क्वाड्रेटिक इन एक्स है और अगर लाइन इज टेंजेंट है, तो मैंने अभी कुछ बोला था, क्या यूज करोगे? अगर लाइन इज टेंजेंट है तो यूज करोगे डिस्क्रीमेंट इक्वल टू क्या, 0। मतलब 20 प्लस 32 एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर 256 एम स्क्वायर प्लस 96 इक्वल टू 0। मैं अब इसे ब्रेक करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो काम मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, वो काम मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो इससे तुम अगर निकालोगे तो तुम्हारे पास एम स्क्वायर का वैल्यू 1/8 आ जाएगा, वो ब्रेक करके देखोगे तो एम का वैल्यू प्लस माइनस 1/2√2 आ जाएगा। आगे छोड़ दूं, क्योंकि क्वेश्चन में देखो और एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एम किससे बड़ा है, 0 से बड़ा हुआ है। क्योंकि एम 0 से बड़ा है इसलिए एम का वैल्यू आ गया 1/2√2, और सी का वैल्यू तब क्या होगा, c इज इक्वल टू 16 एम है, तो इससे c का वैल्यू भी आ गया 16/2√2। तो हेंस अब m प्लस सी जो भी निकालना है वो निकाल लेना, ठीक है, पुट अप कर देना, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। आंसर मेरे ख्याल में सीट में मैंने दिया हुआ है, ठीक है, तो आंसर तुम्हारे पास जो आएगा वो आएगा 34 पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसका आंसर 34 है। ऊपर ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है साथ में, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, खुद एक बार ट्राई करोगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर उसके बाद एक बार करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। सम पढ़ के देखो एक बार। ठीक है, सो करते हैं। तो ऐसे सम को जब भी देखो, जब एफ ऑफ एक्स का ऐसे एक वैल्यू दिया रहता है, और तुमसे ऐसे कोएफिशिएंट पूछता है, इसे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट है। तो मैं मान के चलता हूं कि एफ डबल डैश 2 का वैल्यू ए है, एफ डबल डैश 1 का वैल्यू बी है, तब एफ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा? अब मुझे एफ डबल डैश 2 चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसे 2 बार नहीं, क्या ए का वैल्यू एफ डबल डैश 2 है, तो इसका मतलब है क्या, मुझे एफ डबल डैश का वैल्यू चाहिए। तो इसलिए अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो -6x माइनस 3/2 है, और एक बार डिफ्रेंशिएट करूं तो देखो ए गायब हो जा रहा है, यही पकड़ना है। तो अगर ये गायब हो जा रहा है क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ये एफ डबल डैश 2 है, तो अगर मैं x के बदले 2 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, इसे अगर मैं नंबर 1 रखूं, इससे अगर मैं नंबर 2 रखूं, और इसे अगर मैं नंबर 3 रखूं, तो पुट x इज इक्वल टू, इस वाले में पुट x इज इक्वल टू 2, तो क्या मिला, एफ डबल डैश 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 6 मतलब 12, मगर यही तो a है,
फ्रॉम 1, नहीं क्या? अगर x का वैल्यू इस वाले में 1 डाल दूं तो तब f डबल डैश 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? f डबल डैश 1, तो ये तो 6 माइनस 6 हो जाएगा, तो 0। और f डबल डैश 1 देखो ये वाला, यही तो b। तो हेंस अगर तुम्हें a का वैल्यू मिल गया 12, b का वैल्यू 0 मिल गया, और f ऑफ x का वैल्यू जो तुमने लिया था वो लिया था तुमने क्या? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस थ्राइस a बाय 2x प्लस b। तो अगर मैं पुटअप कर दूं सबका वैल्यू तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस a का वैल्यू 12 है, 12 टू द 18x। अब इसका लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए, द सम ऑफ ऑल, तो f डैश x जब निकालोगे तो 18/2 है, तो सॉरी 9x। f डबल डैश x 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x माइनस 3, x माइनस 3x प्लस 1 माइनस 1 3, लीडिंग कोएफिशिएंट प्लस माइनस प्लस, लोकल मैक्सिमा, और ये क्या है? लोकल मिनिमम। तो सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम पूछा है, तो हेंस क्या पूछा है? द सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम। तो लोकल मिनिमम तो मिल गया, कितना मिला लोकल मिनिमम? f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 का वैल्यू निकाल लो, f ऑफ 3 माइनस 27 आता है, पुटअप करके देख लो, ये हो गया। ठीक है, तो समझ में आया क्या? मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट कहते हैं इसको, देखना है तो देखो। Let the function be defined as g of x is equal to maximum of 0 is less than t is less than equal to x, इतना। ठीक है, ये फंक्शन देखो, ये मैक्सिमम मिनिमम वाला फंक्शन क्या कहता है, पहले इस चीज को समझो। ठीक, बड़ा एक इजीएस्ट फंक्शन पहले बताना चाहता हूं, ठीक है, फिर ये सब में आते हैं। सपोज f ऑफ x डिफाइन है मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, तुम नीचे भी लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मैक्सिमम ऑफ g ऑफ t, ये अलग फंक्शन है। हाँ, -2 is less than equal to t is less than equal to x, where g of x is equal to 4 minus x square। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि f ऑफ -1 क्या है, तो तुम बोलोगे मैक्सिमम g ऑफ t का वैल्यू अगर t मेरा -2 से लेके -1 तक वेरी करे। अब g ऑफ x जो है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वो एक डाउनवर्ड पैराबोला था, मगर मेरा फंक्शन का जो शुरुआत है वो केवल -2 से शुरू हो रहा है, इसलिए मुझे ये लेने का जरूरत नहीं है। तो अभी जो है t कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, समझ में आ रहा है? t अगर -2 से लेके -1 तक वेरी कर रहा है, तो -2 से लेके -1 तक जब t वेरी कर रहा है, तो ये फंक्शन g है, ये फंक्शन g ऑफ t है। तो इस वाले में मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का कहां पे आ रहा है? ये वाला मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू 3 होता है। तो तुम इसे क्या लिखोगे? दिस इज इक्वल टू क्या? तुम लिखोगे ये g ऑफ -1 में मैक्सिमम आ रहा है जिसका वैल्यू 3। मैं अगर तुमसे पूछूं कि f ऑफ 1 क्या है, तो f ऑफ 1 क्या होगा? ये होगा मैक्सिमम ऑफ g ऑफ t, जब मेरा t कहां से कहां तक जाएगा? -2 से लेके 1 तक। तो अब t -1 में खत्म नहीं हो रहा है, 1 में खत्म हो रहा है, तो मतलब ठीक है, तब तुम्हारा ग्राफ ये है।
ये -2 है, ये 2 है, ये y इज इक्वल टू g ऑफ t का ग्राफ है, मतलब जिसे मैं 4 - t² कहता हूँ। ये 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या वैल्यू मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और ये वाला वैल्यू 4 है। तो मतलब मैं अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फंक्शन देखूं तो इस पूरे रेंज में, मतलब समझ में आ रहा है, फंक्शन एक रेंज में डिफाइन है -2 से लेके x तक। तो -2 से लेके 1 तक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा है। अब जब एक बार ऑलरेडी फंक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू को ले चुका है और उसके बाद वो नीचे की ओर जा रहा है, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू अब तुम 4 हो, चाहे सर आप f(1) लीजिए या f(2) लीजिए, तब भी अगर आप f(2) भी जाओगे तब भी देखिए आप यहाँ मैक्सिमम ऑलरेडी वो ले चुका है 4। मतलब जब तक वो मैक्सिमम जा रहा है, जब तक वो मैक्सिमम नहीं हुआ है, तब तक आप जिस पॉइंट में t का जो पॉइंट ले रहे हो वो पॉइंट में वो मैक्सिमम है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता -1/2 में, तो ये मैक्सिमम होता, या ठीक है, या मैं तुमसे अगर पूछता कि -3/2 में, तो -3/2 में ये मैक्सिमम होता, -1/2 में ये मैक्सिमम होता। मगर एक बार जब उसने 4 ले लिया तो अब तुम चाहे जहां तक भी जाओ, ग्राफ हर समय यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि यही मैक्सिमम है। तो अगर तुम्हें f(x) को लिखने का मन है, तो इसके लिए f(x) जो दिखेगा वो मैक्सिमम तब तक होगा, अगर यहाँ पे x पॉइंट है तब मैक्सिमम वही पॉइंट होगा जहां पे वो ले रहा है, क्योंकि तुम अभी इस वाले में। तो g(x) ये तब तक होगा जब तक x मैक्सिमम नहीं हो, मतलब 0 में फंक्शन मैक्सिमम है। मगर एक बार x अगर 0 से क्रॉस कर गया, इक्वल टू दोनों में दे सकते हो, उससे कोई पंगा नहीं है, 4 ही होने वाला है, तो हर समय मैक्सिमम वैल्यू 4 है। इसका मतलब अब तुम जहां पे भी जाओ मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें मिल चुका है। तो इसीलिए इस टाइप के ग्राफ में क्या करना होता है, ठीक है, आगे चल रहा हूं। इस टाइप के ग्राफ में अगर सपोज मैं तुम्हें अभी बस एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, सपोज मैंने ग्राफ बनाया, ये -2 है, ये ऊपर वाला ग्राफ नहीं है, हाँ? ये 2 है, सपोज ये 3 है, ये 9 है, ये 4 है। तो चलो ये y इज इक्वल टू सपोज g(x) का ग्राफ, f(x) फिर से मैं वही कह रहा हूँ, क्या है, मैक्सिमम ऑफ g(t) -2 से लेके x तक। तो इस ग्राफ को मैं पेस्ट करता हूं, क्योंकि मुझे, ठीक है, चलो ठीक है। क्यों, तो अब क्या हुआ, जब तक मैं इस मैक्सिमम में नहीं पहुंचा, मतलब जब मेरा x यहाँ पे है, तो मैं जान रहा हूं कि ये वाला मेरा मैक्सिमम है a, तो मेरा मैक्सिमम g(a) है। इसका नाम कुछ एक दे देता हूँ, -1 दे देता हूँ। तो इसका मतलब -2 से लेके x अगर -1 तक है, तो g(x) ही मेरा मैक्सिमम। मगर अगर अब मैं कर्व यहां से लेके यहां तक आ जाऊं, यहां तक आ जाऊं, तो मेरा मैक्सिमम क्या है, यही मैक्सिमम होगा। यहां भी आ जाऊं तो क्या, यही मैक्सिमम है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तब भी ये मैक्सिमम है, अगर मैं यहाँ रुक जाऊं तब भी ये मैक्सिमम है। इसका मतलब कि अगर मैं -1 से लेके 2 तक आ जाऊं, तब मेरा मैक्सिमम जो होगा वो 4 होगा। मगर ये यहीं तक रे, क्यों क्यों सर, अगर मैं ये बी पॉइंट में आता हूं तब मेरा मैक्सिमम क्या होता है, ये बी है। अगर मैं यहां से शुरू करके यहां तक जाऊं तो मेरा मैक्सिमम क्या होगा, ये पॉइंट मैक्सिमम है। तो ये कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 तक फिर से वही हो रहा है क्या। तुम जिस पॉइंट में हो, तुम अगर यहाँ पे सी में हो तो ये मैक्सिमम है, g(c) तुम्हारा मैक्सिमम हाइट दे रहा है। तो इसका मतलब 2 से लेके फिर से जब x 3 तक जा रहा है, तब फिर से मैक्सिमम g(x) ही होगा। मतलब वो पॉइंट जहां पे तुम कैलकुलेट कर रहे हो, तब ये x ये है ना। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक पॉइंट मैक्सिमम कौन सा होगा, ये।
मगर एक बार जब तुम 3 को क्रॉस कर लोगे तो अब उसके बाद फिर फंक्शन क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है तब तो चिंता ही नहीं है, इसलिए तब मेरा मैक्सिमम कौन सा होने वाला है, सपोज ये एक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तब तो ऑलरेडी मैं मैक्सिमम अटेंड कर चुका हूँ, इसलिए अगर एक्स 3 से बढ़ा तो ये हर समय 9 के इक्वल होगा। इसी को देखना है तो देख लो। तो अब मैं इस सम में जा रहा हूँ, ठीक है, जो सम हमारा था, हमारा सम था तो डिफाइन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं अभी पहले इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मेरा इंटरेस्ट केवल अभी यहाँ पे है कि अगर मैं 0 से लेके 3 के बीच में हूँ तो जी ऑफ एक्स जो डिफाइन है वो है मैक्सिमम ऑफ 0 इज लेस देन t इज लेस देन इक्वल टू x t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 3। तो तुम्हें इसका ग्राफ बनाना होगा, इसे एक नाम देना होगा, इसे कुछ एक नाम दे दो, जैसे इसे h ऑफ t नाम दे दो, t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 3। और तुम्हें ग्राफ बनाना होगा जब t का वैल्यू लिमिट दिया हुआ है कहां से कहां तक, 0 से लेके 3 तक, तो और ज्यादा जरूरत नहीं है 0 से 3 तक। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9, 3 कॉमन ले लो, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, 3 कॉमन ले लो, t माइनस 1 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करो तो t का वैल्यू 1 आएगा, t का वैल्यू 3 आएगा। तो अब h का वैल्यू निकालो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए h ऑफ एंड पॉइंट में निकालो, h ऑफ 0 माइनस 3 आया, h ऑफ 1 निकालो, h ऑफ 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 3, तो h ऑफ 1 आया, और h ऑफ 3 निकालो, h ऑफ 3 फिर से माइनस 3 आया इस वाले में। तो हेंस इसका ग्राफ कैसा दिखा था, 0 में माइनस 3, 1 में 1 और 3 में फिर से माइनस 3। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू h ऑफ t का। g ऑफ x क्या है, g ऑफ है मैक्सिमम ऑफ h ऑफ t, कहां से शुरू है, 0 से लेके x तक। तो क्या हो रहा है, 0 से 1 में तुम किसी भी पॉइंट में अगर बोलते हो, जैसे a में बोलते हो, तो a में इस वाले पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लेना है, इस वाले में, तो यही मैक्सिमम हो रहा है नहीं क्या। अगर तुम यहाँ पर जा रहे हो तो यही मैक्सिमम हो रहा है, वही पॉइंट जिस पॉइंट में तुम बात कर रहे हो, यहाँ तक क्योंकि फंक्शन ऊपर की ओर उठ रहा है तो इसलिए जी ऑफ एक्स जो होगा जब तक x 1 से छोटा ना हो, मगर 1 से लेके 3 तक, अब जब तुम नीचे उतर रहे हो तो मैक्सिमम अब कभी नहीं लेगा, वो मैक्सिमम क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम वो ले चुका है 1 में, इसलिए इसका वैल्यू हर समय 1 होगा। तो इसलिए जी ऑफ एक्स अगर कंप्लीटली तुम देखोगे तो एच ऑफ एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3, अगर x 1 से छोटा है, एग्जैक्टली 1 अगर x 1 से 3 तक है और x अगर 3 से लेके 4 तक है तो वो एक अलग वैल्यू दिया हुआ है समय, ध्यान से देखो 4 माइनस एक्स दिया हुआ, 4 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है क्या, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, ये ग्राफ है उसका मैक्सिमम का। जब मैं ऊपर उठ रहा हूं तो जो पॉइंट में मैं निकाल रहा हूं, मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए में मैक्सिमम क्या है, तो ए में मैक्सिमम तुम्हारे पास एच ऑफ ए है, बी में मैक्सिमम एच ऑफ बी है, मगर एक बार जब वो ये वाले पॉइंट में जा चुका है तो उसके बाद जब तुम मैक्सिमम बोल रहे हो जहां पे भी, मतलब अगर एक्स 1 से बड़ा हो गया, तो x अगर 1 से बड़ा हो गया, सपोज तुमने ये वैल्यू लिया, तो इस पूरे वाले में मैक्सिमम जो होगा वो यही पॉइंट होगा। अब शॉर्टकट मेथड लगा दो,
क्योंकि ऐसा होने से तो शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? ये फंक्शन हर समय कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अगर जिस फंक्शन मैक्सिमम हर समय देखो, अगर h कॉन्टिन्यूअस होगा, ये सब चीज रिजल्ट याद रखो, तो मैक्सिमम हर समय कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि तुम उसी ग्राफ का एक पार्ट बना रहे हो। अब इसे ग्राफ बना के डिफरेंशिएट करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली तो 1 में तो फंक्शन क्या हुआ g डैश, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 1 में, मगर 3 में कॉन्टिन्यूअस है क्या? 3 में इसका वैल्यू 1 है, 3 में, हाँ 3 में भी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 भी है और एट x इक्वल टू 3 भी है। तो शॉर्टकट मेथड क्या था? तो g डैश x लगा लो ऊपर नीचे, तो ये जगह 3x स्क्वायर माइनस 6 टू 12x प्लस 9, x अगर 1 से छोटा, ये 0 1 से लेके 3 तक, और ये 4 माइनस 1 अगर 3 से लेके x4 तक। तो शॉर्टकट मेथड क्या था? तो 1 वाले में यहाँ पे ब्रांचिंग पॉइंट में डाल के देख लो, यहाँ से g डैश 1 का वैल्यू निकालो, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेगा, ये भी 0 निकला, और यहाँ से इस वाले से ये वाले में g डैश 1 प्लस भी 0 निकला। तो हेंस g डैश 1 माइनस इज इक्वल टू g डैश 1 प्लस इज इक्वल टू 0। तो मतलब फंक्शन क्या हुआ? डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 हुआ। मगर g डैश 3 माइनस तो 0 है, यहाँ ये वाला, मगर 3 में इसका वैल्यू क्या हो रहा है? g डैश 3 प्लस क्या हो रहा है? राइट हैंड डेरिवेटिव 1 माइनस 1, तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट करा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। तो हेंस फंक्शन कहीं पे एक नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कहाँ पे? नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 4 माइनस x, एट x इक्वल टू 3, सॉरी 4 माइनस x के लिए, तो नॉट डिफरेंशिएबल, द नंबर ऑफ पॉइंट्स 1 होगा। अब मैं इस ग्राफ को जरा ड्रॉ करना भी चाहूंगा, जैसे इस वाले को तुम ड्रॉ अगर करना चाहोगे तो कैसा होगा? ठीक है, तो यहीं से तुम सोच सकते हो। देखो क्या था, 0 से लेके, देखो 0 से लेके 1 तक वो इस कर्व का यही कर्व बन रहा है, मतलब 0 से लेके 1 तक ये वही कर्व बन रहा है, और फिर ये टेंजेंटली 1 हो जा रहा है। हाँ, कहां तक? 1 कहां तक रह रहा है? ये 1 3 तक रह रहा है, मगर उसके बाद 4 माइनस एक्स है, तो वो शार्पली डाउन कर रहा है ये करके। तो अब ये देखो, ये स्मूथ टर्निंग है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, ये मैंने ग्राफ से नहीं बताया, हाँ यही चीज गलत है, ये मैंने ग्राफ से नहीं बताया, ये मैं शॉर्टकट मेथड से मैंने देखा कि ये डिफरेंशिएबल है, इसलिए मैंने स्मूथ टर्निंग बनाया। और ये वाला मैंने ग्राफ से देखा कि एक शार्प टर्निंग है, देखो ऐसे है, और फिर वो एग्जैक्टली नीचे आ गया, तो एक वर्टेक्स बन रहा है यहाँ पे, और ये कॉर्नर जैसा बन रहा है स्मूथ। ठीक है, तो ये शार्प टर्निंग है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये शार्प टर्निंग मैंने यहाँ से नहीं बनाया, ये शार्प टर्निंग मैंने बनाया क्योंकि मैंने देखा कि जब मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिया था तो मुझे 0 मिल रहा था, सही है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, और राइट हैंड डेरिवेटिव जब मैंने लिया था तो मुझे -1, सही है, 135 डिग्री है, इसलिए इसका स्लोप -1 होगा। तो ये इसका ग्राफ है। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि एरिया अंडर कर्व निकालो, तो निकालना होगा, वो हालांकि एरिया में होगा। ठीक है, तो देखना है तो देख लो। चलो आगे चलते हैं। इफ द पॉइंट ऑन द कर्व इज नियरेस्ट टू इतना, तो ये तो सीरियसली कहूं तो बोर्ड लेवल में ऐसा समझ नहीं किया हुआ। ये पॉइंट को अल्फा कॉमा बीटा ले लेता हूँ, ये पॉइंट को a इज इक्वल टू 3 और 3/2 ले लेता हूँ। कह रहा है क्या? मुझे वो पॉइंट चाहिए। तुम दो तरीके से कर सकते हो, अलाउंग द कॉमन नॉर्मल भी कर सकते हो, नहीं तो डिफरेंशिएशन जो हमने बोर्ड लेवल में यूज किया था यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल के, क्या हम लोग ने एपी का डिस्टेंस निकाला था, तो ये रूट ओवर ऑफ 3 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और 3/2 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसलिए इस वाले में मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। एफ इज इक्वल टू AP स्क्वायर, तो एफ का वैल्यू, हाँ यहाँ बस अभी एक ही प्रॉब्लम है, क्या
कि तुम्हारे पास दो वेरिएबल है, मगर तुम जानते हो बाय डिफॉल्ट कंडीशन तुम्हारे पास ये पी अल्फा बीटा कहाँ पे लाई करता है, पी अल्फा बीटा लाइज ऑन वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x। तो अगर पुटअप करोगे तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा बीटा स्क्वायर बाय 6, जो इसमें डाल सकते हो। अल्फा का वैल्यू डालना 3 माइनस बीटा स्क्वायर बाय 6 का होल स्क्वायर, 3/2 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। कभी कभी देख के मत घबराओ, मोरल ऑफ द स्टोरी है, ब्रेक करके देखो। 9 प्लस बीटा स्क्वायर बाय 36 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 9/4 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस साइज बीटा। अब आगे तुम लोग कर सकते हो, क्या करोगे, df बाय डी बीटा निकाल लो, प्लस ट्वाइस बीटा बाय 36 प्लस 0 माइनस 3। ये बीटा टू दी पावर 4 होगा, तो ये 4 बीटा क्यूब हो जाएगा। आगे छोड़ दो क्योंकि बोर्ड लेयर में ये वाला हम लोगों ने किया हुआ है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, आगे निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोल रहा है, तो मेरा कहना है कि ऐसे में तो दो बेटर है कि हम ऊपर नीचे करके अलग अलग करके देख लें। ठीक है, ठीक है, जैसे मेरा कहना है कि अगर मैं x अगर ग्रेटर देन 0 लेता हूँ तब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है, ग्राफ ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि ब्रांचिंग फंक्शन देखते ही ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2 टू 4x प्लस 3। तो आगे एक माइनस है, तो -4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ब्रेकआउट करोगे तो माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 और ट्वाइस एक्स माइनस 3। वे कब ड्रॉ करोगे तो एक बार x क्योंकि 0 से बड़ा है, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट लोगे -1/2, ये पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबिलिटी केवल है 3/2 का। लीडिंग कोएफिशिएंट तुम्हारे पास नेगेटिव आ रहा है, देखो, तो हैंस फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहां से कहां तक हुआ, क्योंकि x 0 से बड़ा है, तो 0 से लेके 3/2 तक। अब 0 से 3/2 जो है वो केवल इसी इंटरवल में, आगे निकालने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि 3/2 से ज्यादा बड़ा होने से फंक्शन डिक्रीजिंग है। यहाँ पे भी 3/2 से ये बड़ा इंटरवल है, 2 में खत्म हो रहा है, ये 2 में खत्म हो रहा है, और 0 से 3/2 ये कंटेन नहीं कर रहा है, तो तुम्हें नीचे वाले का जरूरत ही नहीं पड़ा। हालांकि अगर तुम्हें देखना है एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, तब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू था 3x e टू दी पावर एक्स, इसलिए एफ डैश एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 e टू दी पावर एक्स प्लस थ्राइस एक्स e टू दी पावर एक्स, मतलब 3 e टू दी पावर एक्स कॉमन लोगे तो x प्लस 1, और अगर ये 0 से बड़ा हुआ तो x किससे बड़ा हुआ, -1 से। तो इसलिए अगर x -1 से बड़ा हुआ तब इंक्रीजिंग है, मगर 0 से छोटा होना पड़ेगा। तो मुझे इंक्रीजिंग कहाँ मिला, इंक्रीजिंग मुझे और एक मिला कहाँ, -1 से लेके 0 तक। तो दोनों को मिला के क्या बोल सकते हो, दोनों को मिला के बोल सकते हो -1 से लेके 3/2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, जो ये रहा आंसर। किसी को देखना है तो देख लो।
लेट द लाइन इतना बी टेंजेंट टू इतना, एल इज ऑल्सो टेंजेंट टू इतना। अच्छा ये सम अब मैं नहीं करूंगा, ये 100% 2D का सम है। मैंने कहा क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो। ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है, तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, कितना निकला, k माइनस ट्वाइस एक्स। तो ये क्या होगा, k माइनस ट्वाइस एक्स का होल स्क्वायर करके देखो क्या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या, 0। दिस इज ऑल्सो टेंजेंट टू y, तो इससे किसका, k का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये इसके ऊपर अगर टेंजेंट है तो इससे k का वैल्यू निकालोगे, वो तुम्हारा काम है। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स में भी अगर तुम डालोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा एक्स में ऑलरेडी तुम k का वैल्यू निकाल चुके होगे, तो y इज इक्वल टू अगर तुम इसमें डालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास k माइनस ट्वाइस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा एक्स। फिर से इसे अगर सजा के लिखोगे तो फिर से इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या, 0। इससे अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। पर आंसर तो दिया हुआ है यहाँ पे, आंसर दिया हुआ है, आंसर के बारे में क्यों चिंता। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 3, 8 था ना, 8 का आंसर 3 -24। ठीक है, ये सम को मैंने सॉल्व नहीं किया, इससे मुझे अभी के का वैल्यू नहीं पता है क्या है, तो तुम लोग एक बार सॉल्व करके देख सकते हो। आगे चल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब मेरा कहना है कि टेंजेंट जब हर समय नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक वाला लॉजिक केवल कॉनिक सेक्शन और सर्कल में लगता है, उसे छोड़ के और कहीं नहीं लगता, क्योंकि कॉनिक सेक्शन और सर्कल एक स्पेशल टाइप ऑफ कर्व है जिसमें टेंजेंट उसे केवल एक पॉइंट में कट करता है। एक पॉइंट का मतलब सिंगल रूट का मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। लेट एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो कहाँ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब साइन के टर्म में, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। मैं अगर साइन एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर दूं और एक्स का वैल्यू दिया हुआ है -π/6 से लेके π/2 तक, तो साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये साइन एक्स का ग्राफ था, ये 0 है, ये π/2 है। π/2 में जो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, और -π/6 में जो साइन एक्स का वैल्यू आता है वो -½ आता है। तो क्योंकि मेरा x का जो रेंज है वो -π/6 से π/2 तक है, इसलिए y का जो रेंज है वो ये वाला होगा। तो ये नहीं है कि t अब तुम -1 से 1, अब ये नहीं कि t का वैल्यू -1 से 1 डाल देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए ये नहीं होगा। तो ठीक है, तुम t अगर साइन एक्स डाल रहे हो तो तुमने देखा यहाँ पे t अगर तुम साइन एक्स डाल रहे हो तो तुमने देखा ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। तो t कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -1/2 से लेके 1 तक। तो t अगर -1/2 से लेके 1 तक बिलोंग कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा, इसे एक जी ऑफ टी मान लेता हूँ। तो जी ऑफ टी कैसा दिखेगा, मैं ये सबको t से रिप्लेस कर देता हूँ, और मैं आराम से कर रहा हूँ। हाँ, ये 3t⁴ प्लस 10t³ प्लस 6t² -3, और t का जो वैल्यू है वो -1/2 से 1 तक है। अब कह रहा है ये कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। तो g' अगर निकालोगे तो वो तुम्हारे पास, मैं डायरेक्टली ब्रेक कर रहा हूँ, ये 6t आएगा, ट्वाइस t प्लस 1 आएगा, और t प्लस 2 आएगा। क्रिटिकल पॉइंट t के लिए 0 होगा, ट्वाइस t -1 के लिए -2 तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव, मगर t -½ से है तो इसलिए ये वाला पोर्शन का मुझे जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन f कहाँ इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो -1/2 के करस्पॉन्डिंग थीटा का वैल्यू क्या है, वो तो तुमने निकाल ही रखा है ना। यहाँ पे माइनस टी का वैल्यू ये है ना, -1/2 के करस्पॉन्डिंग थीटा का वैल्यू क्या है, -π/6, क्योंकि t इज इक्वल टू तुमने क्या लिया हुआ है, साइन एक्स लिया हुआ है, या x का वैल्यू। तो x का वैल्यू ये -π/6, और इसके पर करस्पॉन्डिंग 0 मिला, मतलब -π/6 से, इसका मतलब हुआ -π/6 से लेके 0 तक, इस वाले इंटरवल में
फंक्शन डिक्रीजिंग है, और 0 से लेके π/2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो आंसर देख लो क्या, तो आंसर इंक्रीजिंग गलत है, डिक्रीजिंग ये सही है। तो सब्स्टिट्यूशन देखो, हाँ, क्योंकि सब साइन के टर्म में है तो सब्स्टिट्यूशन कर लो, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन वाले सम आए हुए, ये पहला सम है सब्स्टिट्यूशन का मेरे ख्यालों में, ऊपर अभी तक हम लोगों ने नहीं किया था सब्स्टिट्यूशन। मगर सेकंड से उसके बाद अब लगातार कुछ सब्स्टिट्यूशन के सम हमें मिलेंगे, हो सकता है। ये एक लंबा सम आया था इस सम, मतलब मैं कह सकता हूँ, ये मुझे बोलने में कहीं शर्म नहीं लग रहा है कि ये छोड़ने लायक सम था। मतलब एकदम लास्ट में आके अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो, वरना ये सम को छोड़ के नेक्स्ट सम में जाना ज्यादा बेटर था, क्योंकि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग सम आया था। नंबर ऑफ रियल रूट्स, हम जानते हैं कि कई बार नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने के लिए दो तरीका अप्लाई करना होता है। एक बार क्वाड्रेटिक भी कभी कभी यूज कर सकते हो, और कभी कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन यूज कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन तो समझ में आ रहा होगा क्या लोगे। हाँ गुड, किसी ने कहा, क्या कहा, e ऑफ x को t, तो कितना मिला, t⁻6 माइनस t⁻4 माइनस 2t³ माइनस 12t² प्लस t+1 इक्वल टू 0। खेला ऑब्जर्वेशन का है। t⁻6 2t³ और 1, एकदम आंख बंद करके सोचो, ये 3 कम रहने से क्या परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो? अब क्या बच गया, माइनस t⁻4 माइनस t⁻4 माइनस 12t² प्लस t बच गया। तो क्या, हाँ किसी ने कुछ कहा, क्या क्या बनाइए, देखो पास्ट ईयर के सम सॉल्व करने से एक चीज का अच्छा ही होता है कि जब जो मैं तुम लोगों को गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम दे रहा हूँ, वो अब तुम लोग जब उसमें अगर तुम्हें सम्स मिलेंगे तो तुम्हें एक फील होगा कि हाँ सर इस टाइप के सम्स को दे रहे हैं। और फिर से मैं कह रहा हूँ, मेरे देने से तो, अब t³ - 1 तुम्हें दिखना होगा, दोबारा यहाँ दिख रहा है, वो दिखना होगा, मेरे देने से सफिशिएंट नहीं है, तुम्हारे करने से सफिशिएंट होगा। हाँ, माइनस 12t² इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज t³ - 1 का होल स्क्वायर माइनस t ले लेता हूं तो t³ - 1 माइनस 12t²। तो माइनस देख रहा हूँ, 12 देख रहा हूँ, 3 × 4, तो दिमाग में एक चीज आ ही रहा है क्या, फिर से कह रहा हूँ, फिर से ऑब्जर्व करो, -40 × t³ - 1 लिख सकते हो, प्लस मिडिल टर्म फैक्टर, हाँ, -12t² इक्वल टू 0 कर सकते हो। याद रखो t तुमने e⁻x लिया है, वो हर समय 0 से बड़ा होगा। सब्स्टिट्यूशन गिव्स रेस्ट्रिक्शन, वो लैंग्वेज याद रखना। कॉमन लोगे तो t³ - 1 माइनस 4t प्लस थ्राइस t कॉमन ले लोगे तो t³ - 1 माइनस 4t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब t³ प्लस थ्राइस t माइनस 1 और t³ - 1 माइनस 4t इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आइदर t³ प्लस थ्राइस t माइनस 1 इक्वल टू 0 और t³ - 1 माइनस 4t इक्वल टू 0। अब ये दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये क्यूबिक इक्वेशन है। वही प्रॉब्लम है कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। पहले इसे सॉल्व करें, ग्राफ ड्रॉ करें। t³ को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस थ्राइस t, y इक्वल टू t³ का कर्व ये था, y इज इक्वल टू t³ का, इसका कर्व t को 0 डालोगे तो y का वैल्यू 1 और
1/3 ये वाला, नहीं क्या, y इज इक्वल टू 1 माइनस थ्राइस टी। तो रूट मिला और ये रूट पॉजिटिव मिला। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा जो डोमेन है, याद रखो, मैं जब मैं बार बार कह रहा हूँ, तुमने ई टी पर एक्स को टी लिया है तो टी हर कुछ नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, केवल टी 0 से बड़ा है, तो एक रूट तो यहाँ पे मिला। सिमिलरली यहाँ पे ड्रॉ करो, टी क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 4t। एक ग्राफ ड्रॉ करोगे y इज इक्वल टू टी क्यूब, एक ग्राफ ड्रॉ करोगे 1 प्लस 4t। t को 0 डालो तो y का वैल्यू 1 माइनस 1/4। इस टाइप से दोनों रूट सेम तो है नहीं, दिखने से ही लग रहा है दोनों सेम कर्व तो है नहीं, और दोनों पॉजिटिव पॉसिबल है। ये अल्फा है, ये बीटा है। हाँ, रूट का तो हेंस 2 रूट आ रहा है, मगर मेरा कहना है कि इसका मतलब है कि क्या रूट है ये तुम नहीं कह सकते हो। टी इज इक्वल टू बीटा का मतलब है ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू बीटा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि बीटा पॉसिबल प्लस पॉजिटिव है, और यहाँ पे अगर टी का वैल्यू अल्फा मिला तो ई टू दी पावर एक्स अल्फा ये भी पॉसिबल है। तो क्योंकि तुम्हें इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू एल एन बीटा और एक्स इज इक्वल टू एल एन अल्फा। ये बात अलग है कि तुम इंटरवल निकाल सकते हो, मीन वैल्यू, वो क्या बोलते हैं, आईवीटी लगा के इंटरमीडिएट वैल्यू, मतलब पुट अप करके देख लो कहाँ पॉजिटिव हो रहा है कहाँ नेगेटिव हो रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल पाओगे। तो हेंस इसके कितने रूट्स होंगे, इट हैज 2 रूट्स। किसी को देखना है तो देख लो। Let the parabola P be such that its vertex focus lie on the positive x-axis. पसंद करके देखो, at a distance 2 and 4 unit from the origin, respectively. जुलाई 2019, सॉरी 2021 में आया हुआ समय। ये 0,0, ये 2,0, ये 4,0, यही कह रहा है ना कि सब 2 2 के लेंथ में ये ग्राफ है। तो ये पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, इसका वर्टेक्स 2,0 है, तो ये y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए का जो लेंथ था वो ये लेंथ होता है, तो 2 इंटू एक्स, वर्टेक्स 2 है तो x माइनस 2, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। क्या कह रहा है कि यहां से जब तुमने टेंजेंट खींचा तो ये इसे 2 पॉइंट में कट कर रहा है, ए में और बी में। अगर पैराबोला का ट्रिक लगाओगे तब तो कुछ करने का ही जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स ही डायरेक्टर सर्कल था, और ये ए बी जो होगा वो फोकल कॉर्ड हो जाएगा। तब 4,0 यहाँ लाई नहीं करेगा, 4,0 जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। ये ए, ये अगर बी है, ये 4,0, तब तो एक स्टेप में आ गया, मगर मैं इसे अभी डिफ्रेंसिएशन से करना चाह रहा हूं। तो ओरिजिन से पास होने वाला कोई भी लाइन कैसा दिखेगा, हाँ यही सब याद रखोगे ना, कोई भी लाइन mx दिखेगा, कांस्टेंट टर्म नहीं है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ कहा था कि y इक्वल टू mx, अगर इसके ऊपर टेंजेंट है तो कौन सा थ्योरी लगाओगे, क्या थ्योरी था, क्वाड्रेटिक और डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0। तो अगर मैं y का वैल्यू इसमें डाल दूं और सॉल्व करूं तो y स्क्वायर के बदले क्या मिलेगा, mx का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ क्या x माइनस 2, तो दिस इंप्लाइज m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। मगर डिस्क्रीमेंट 0 होगा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन जो है वो टेंजेंट है, तो 64 माइनस 64 m स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हेंस m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप माइनस 1 है। मुझे ये पता है, अगर अब मुझे अगर a पता चल गया और b पता चल गया तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा है कि तुम्हें इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया।
तो ए को अगर मैं अल्फा कॉमा बीटा ले लेता हूं तो मुझे अगर इसका स्लोप पता है तो हम जानते हैं आउटसाइड पॉइंट से हमारे पास एक थ्योरी था कि हम स्लोप ऑफ ओए दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? एक, हाँ किसी ने कहा 2D से बीटा माइनस जीरो, अल्फा बीटा और 0,0 तो इनके बीच का ये और ये है, तो इसलिए तुम्हारे पास होगा बीटा माइनस जीरो बाय अल्फा माइनस जीरो इज इक्वल टू, क्योंकि ये कर्व दिया हुआ है तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये dy बाय dx एट कहाँ पे अल्फा बीटा। तो dy बाय dx क्या होता है वो निकाल के रख लेते हैं यहाँ पे। डिफ्रेंशिएट अगर मैं करूं तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस वाई इंटू कितना dy बाय dx इज इक्वल टू क्या 8, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू क्या 4/y। तो ये 4/y है, तो हेंस क्या मिला बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू क्या 4/y, तो 4 बीटा मतलब बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4 अल्फा। और एक क्या कंडीशन आएगा, हाँ अल्फा बीटा जो है वो इस कर्व में लाई कर रहा है ना, अल्फा बीटा जो है वो कहाँ पे डिफॉल्ट कंडीशन क्या था कि वो इसे क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो डिफॉल्ट कंडीशन तुम्हारे पास ये होगा कि जो पॉइंट दिया हुआ है ए अल्फा कॉमा बीटा वो क्या होगा ए अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। इसका मतलब बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ क्या अल्फा माइनस 2। तो बीटा स्क्वायर 4 अल्फा है, तो 4 अल्फा इज इक्वल टू 8 अल्फा माइनस 2, 8 अल्फा माइनस 16। तो 4 अल्फा इज इक्वल टू 16, तो अल्फा इज इक्वल टू 4। तो देखो आ गया ना, ये भी देखो 4 है, आया ना वही जो मैंने बोला था ए 4 है। अगर ए 4 है तो बी भी तो 4 ही होगा। और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 2 16, तो ये 4,4 और ये क्या 4,-4। तो अगर तुम्हें ये पॉइंट पता चल गया 0,0, सॉरी सेम कलर हो गया 0,0 4,4 और मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जैसे ये वाला मैं कह रहा हूँ, इसका एरिया निकालो, इसे डबल कर लो। तो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना यूनिट हो गया, ये लेंथ 4 यूनिट हो गया, ये लेंथ कितना यूनिट हो गया 4 यूनिट। एरिया क्या हाफ इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 8, ये लेंथ 8 और ये लेंथ 8, 8 प्लस 8 कितना है 16। इसमें कहाँ पे कॉनिक सेक्शन यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि जितने, ठीक है कहाँ पे कॉनिक सेक्शन यूज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ ना। ओ ठीक है सर, फोकस या जो भी, अरे वो तो मैंने कहा ही ना कि बिना उसके भी कर सकते हो, ठीक। और रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड में, फिर से कह रहा हूँ ये कुछ सम्स खुद एक बार ट्राई करोगे, जैसे ये इसे पॉज कर लो वीडियो को, ठीक है वीडियो को पॉज करो एक बार खुद ट्राई करो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री ले लेता हूँ द स्क्वायर। तो ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ, ये 2√2 लेंथ दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको x लूंगा तो सिमेट्री से ये x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 माइनस ट्वाइस एक्स। और इस वाले को अगर y लूं तो y बाय x का वैल्यू तो 1060 डिग्री हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल में। अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3x हो गया, नहीं क्या। तो इससे अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया पूछूं, इस रेक्टेंगल का एरिया, तो वो क्या हो जाएगा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया तुम्हारे पास हो जाएगा √3x इंटू क्या 2√2 माइनस ट्वाइस एक्स। मेरे ख्याल में आप छोड़ सकता हूँ, मैं छोड़ना चाहता भी, ठीक है, क्योंकि ये √3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 2√2x माइनस 2x स्क्वायर, क्या करोगे डी ए बाय डी एक्स करके देख लो, डिफ्रेंशिएट करके देख लो, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना। एक्स का वैल्यू आ गया, पुट अप कर, डबल डिफ्रेंशिएट करने से जरूरत नहीं है यार, 1/√2 है, लीडिंग ऑप्शन क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो हेंस ये पॉइंट ऑफ क्या होगा मैक्सिमम होगा। आगे चलो,
तो डिटर्मिनेंट में इस टाइप के सम्स आते हैं। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वाला वीडियो तुमने देखा है एक और नहीं देखा है तो अभी छोड़ सकते हो। हाँ, इस वाले सम को छोड़ सकते हो, मैं फिर से कह रहा हूँ। और डायरेक्ट ब्रेक करोगे तो लंबा हो जाएगा। हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि ये भी साइन स्क्वायर एक्स है, ये भी साइन स्क्वायर एक्स है, ये भी साइन स्क्वायर एक्स है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरे लिए R2 है, ये जो रो है ये R2 है। तो R2 को अगर मैं R2 माइनस R1 कर दूं तब एफ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा? साइन स्क्वायर एक्स टू 0। और अगर मैं R3 को भी कर दूं R3 माइनस R1 तो कैसा दिखेगा? 0 2 1। तो अगर पूरा ब्रेक कर दूं तो एफ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा? साइन स्क्वायर एक्स -2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 0 -2 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स। घबराओ मत यार, अगर ये प्लस ले आऊं तो पहले मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिर ये कर रहा हूँ, बात बराबर है। तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 -2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या कुछ दिख रहा है? वही तो, हाँ क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है क्या? 2 कॉमन ले लूं तो क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर एक्स माइनस क्या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस ट्वाइस एक्स। क्या दिखा? क्या इसमें कुछ दिखा? हाँ, 2 टाइम्स ऑफ क्या माइनस ऑफ कॉस ट्वाइस एक्स प्लस 4 कॉस ट्वाइस एक्स। तो ये कैसा दिखा? 4 + 2 कॉस ट्वाइस एक्स। तो अगर एफ ऑफ एक्स तुम्हारा दिख रहा है 4 + 2 कॉस ट्वाइस एक्स तो एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम क्या होगा? ये तो फिर तुम बोलोगे सर क्यों बोर कर रहे हो, कॉस का मैक्सिमम 1 होता है, 4 + 2 कितना है? 6 नहीं क्या? तो इसमें बस वो ब्रेक करना था। अब ये लक का बात है कि एग्जामिनेशन में कौन सा सम तुम्हारे पास आएगा, वो तो लक का बात है। ऊपर तुमने एक e⁻x वाला सम भी देखा और एक ये वाला सम भी देखा, यहीं पे लक काम आता है। यहाँ पे तो लक ही काम आएगा। इसी को तो लक कहा जाता है, अगर लक किसी को कहते हो तो। अगर लक नाम का कोई चीज है तो ये यही है। बुमराह कभी यॉर्कर डालता है तो यॉर्कर हो जाता है और कभी वो 6 फुल टॉस हो जाता है। तो ये लक का बात है कि वो फुल टॉस बनाए या यॉर्कर बनाए। हाँ, ये क्वाड्रेटिक का सम है, मगर ये यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम आ रहा है तो इसलिए मैंने इसे यूडी में ले लिया है, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें पता है, -√a² प्लस b² √a² प्लस b², नहीं क्या? तो ये जो एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ध्यान से देखो। बस ये ए नहीं है, अल्फा है। अल्फा जो है वो उसका मैक्सिमम है और बीटा जो है वो उस एक्सप्रेशन का मिनिमम है। तुम ये क्या तुम्हें दिख रहा है अभी यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है? तुम बोलोगे सर नहीं दिख रहा है। सर देखिए ना, अलग अलग। अरे 8 और 4 का ये तो जानते ही हो ना कि ये तो हम जानते हैं कि दोनों 2 के पावर में आ जाएगा, ये 2³ के पावर में आ जाएगा और ये 2² के पावर में आ जाएगा, नहीं क्या? क्योंकि जब तुम 2 के पावर में लेके आ जाते हो तो ये 2⁻6 sin 3x प्लस 8 cos 3x हो जाता है। और अब जब तुम ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हो तो तुम जानते हो 6 sin 3x प्लस 8 cos 3x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा √a² प्लस b² 6² प्लस a² 10 होगा और ये -10 होगा। तो मुझे इसका मैक्सिमम मिनिमम अगर पता चल गया तो मुझे ई का मैक्सिमम पता चल गया। तो ई का मैक्सिमम जो होगा वो 2⁻10 होगा, जो अल्फा है, ध्यान से देखो अल्फा ये है। और बीटा जो है वो ई का मिनिमम है, तो ई का जो मिनिमम होगा वो 2⁻−10 होगा।
अब क्वेश्चन क्या रहा है कि 8x स्क्वायर, क्वेश्चन पढ़ा था ना, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो है, इसके दो रूट्स हैं, क्या क्या, अल्फा टू दी पावर 1/5, बीटा टू दी पावर 1/5। तो एक रूट हो गया अल्फा टू दी पावर 1/5, एक रूट हो गया बीटा टू दी पावर 1/5। तो अल्फा टू दी पावर 1/5 क्या हो जाएगा तब, ये तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और बीटा टू दी पावर 1/5 क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया। तो ये 4 हो गया, ये 1/4 हो गया। बी और सी निकालना है तो क्या करोगे, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स ना, अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है, लीडिंग ऑप्शन भी पता है, तो कितना हो जाएगा -b/, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आगे छोड़ दूं ना, c/, तो इससे b का वैल्यू निकल जाएगा 4 + 1/4, तो इससे b का वैल्यू निकाल लेना, इससे c का वैल्यू निकाल लेना, खेला खत्म। एक एक करके अपलोड करूंगा, फिर फरवरी वाला अपलोड करूंगा, आज रात को देखता हूँ एक एक करके, हाँ अपलोड करूंगा चीजों को। तो अब ये फिर से वही वाला सम हो गया, देखो मैक्सिमम ऑफ साइन टी 0 से x तक, x 0 से पाई है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम साइन x का लेना है, और जो फंक्शन बोल रहा है वो 0 से लेके कहां तक का बोल रहा है, फंक्शन जो बोल रहा है वो 0 से पाई तक बोल रहा है। तो 0 से पाई तक साइन x ये ग्राफ था, नहीं क्या। तो मेरा कहना है कि अगर तुम मैक्सिमम वैल्यू π/2 में पा रहे हो, π/2 से पहले अगर तुम हो, जैसे सपोज तुम π/2 से पहले में हो, तो ये साइन ए मैक्सिमम होगा इस वाले में, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। बी में भी साइन बी मैक्सिमम होगा, मगर सी में साइन सी मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि तुम मैक्सिमम ऑलरेडी जो 1 है वो तुम ले चुके हो। तो फंक्शन जब तक मैक्सिमम नहीं लेता है, तो जो पॉइंट है वो उसी पॉइंट पे मैक्सिमम है यहाँ पे, और फिर एक बार वो सर, ठीक है, ये मैक्स, अब मतलब ये मैक्सिमम हो रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। इसीलिए अगर मैं तुमसे एफ ऑफ एक्स पूछूं तो क्या है, जब तक x π/2 में नहीं गया है तब तक ये एरो, एरो मतलब वही पॉइंट में मैक्सिमम है, मतलब ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। और जैसे वो π/2 में पहुंचा, पाई तक, क्योंकि इक्वल टू पाई में है, अब वो ऑलरेडी इसी चीज को कांस्टेंट की तरह लेने लगेगा, तो ये तुम्हारे पास 1 हो जाएगा। और अगर x पाई से बड़ा तो ये 2 + cos x। अब इसका ग्राफ मत बनाओ, शॉर्टकट मेथड लगाओ, क्या π/2 में डालो, π/2 में sin x का वैल्यू 1 1, पाई में 1, पाई में cos x का वैल्यू -1 तो 1। तो तुमने देखा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट ब्रांचिंग पॉइंट। शॉर्टकट मेथड लगा रहा हूँ, π/2 में भी पाई में भी। तो f' लगाओ, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, वन का डिफरेंशिएशन 0, तो π/2 में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगाओ, π/2 में ही प्रॉब्लम है, cos π/2 0, राइट हैंड डेरिवेटिव लगाओ π/2 0, तो हेंस π/2 में तो डिफरेंशिएबल है। अब पाई में लगाओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, पाई में राइट हैंड डेरिवेटिव लगाओ, साइन -sin 0, तो ये भी 0, हेंस फंक्शन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। 15 का 1 है, ये सब मैंने सॉल्व नहीं किया था, तो देख लेते हैं 15 का 1, देख लो एक बार। ये सम क्वाड्रेटिक का, मगर ऊपर तुमने अभी एक सम देखा था ग्राफिकली, हम लोगों ने किया था, इसीलिए e⁻x को अगर मैं t ले लूं तो ये हो जाएगा t⁴ माइनस क्या चाहिए, नंबर ऑफ रियल रूट था, e⁴x माइनस e⁻3x माइनस 4 e⁻²x माइनस t + 1 = 0, नहीं क्या, मगर फिर t 0 से बड़ा है, मुझे नंबर ऑफ रियल रूट चाहिए इसका।
अब ये क्वाड्रेटिक का एक ट्रिक है कि टी स्क्वायर से अगर तुम डिवाइड कर देते हो, सर पता कैसे चलेगा? एग्जैक्टली सही बात। ये एक ट्रिक है, ax⁴ bx³ cx² bx+6 अगर इस टाइप से दिया हुआ है तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं मिडिल टर्म से, मतलब x² से। क्यों? क्योंकि उससे डिवाइड करने से क्या होगा कि तुम पेयरिंग ले सकते हो, t² के साथ 1/t² माइनस t के साथ 1/t -4 = 0। क्या फायदा? अब ये क्लास 10th लेवल का सम हो गया, क्योंकि t² + 1/t² को तुम अगर चाहो इसको होल स्क्वायर -2 × t × 1/t कर सकते हो, -t + 1/t लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे a² + b² का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर, ये a है और ये b है मेरे लिए, -2ab। तो अगर मैं थोड़ा सजा के लिखूं तो t + 1/t का होल स्क्वायर -t + 1/t -2 -4 -6 = 0। ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। और लेट अगर मैं t + 1/t को z ले लूं तो ये z² - z -6 = 0। मतलब z - 3 × z + 2 = 0। मतलब आइडर z = 3 और z = -2। अब फिर से ध्यान से देखो, z है क्या? वही तो देखो, दिमाग में रखना है, z है क्या? t + 1/t। t क्या है? e⁻x। तो ये कभी नेगेटिव होगा क्या? अगर तुम AMGM लगाओ तो ये तो हर समय 2 से बड़ा होगा ना, तो ये तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि e⁻x नेगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ ये पॉसिबल है, तो e⁻x + 1/e⁻x 2 है, क्योंकि z का वैल्यू t + 1/2 है। ये कितना रूट देगा? ये e⁻x का होल स्क्वायर -2e⁻x + 1 = 0। ये 3 है, सॉरी 2 नहीं है, 3 है। तो e⁻x = 3 ± 9 - 4/2। तो e⁻x का वैल्यू 3 + √5/2 जो पॉसिबल है, पॉजिटिव है। e⁻x 3 ये भी पॉसिबल है, तो तुम्हें x का 2 वैल्यू मिल रहा है, एक मिला ln ऑफ 3 + √5/2 और एक क्या मिला, ln ऑफ क्या, 3 - √5/2। तो दोनों ही पॉसिबल है। तुम ग्राफ बना के भी कर सकते थे। मुझे कोई सुनाई दे रहा है कि सर e⁻x + 1/e⁻x को 3 को सॉल्व करना है, कोई मुझे कह रहा है सर आपने ग्राफ क्यों नहीं बनाया? बना। f(x) का वैल्यू अगर e⁻x + e⁻−x, तो f'(x) क्या हो जाएगा? -e⁻−x। क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा? जब f'(x) का वैल्यू 0 है, मतलब जब x का वैल्यू 0, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। कोई भी एक वैल्यू 10 डाल के देखो ना, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये मिनिमा हो जाएगा। वैल्यू निकाल के देखो, f(∞) क्या हो जाएगा? e⁻∞ + e⁻−∞ 0, तो इन्फिनिटी। f(-∞) क्या हो जाएगा? e⁻∞ प्लस -x, तो e⁻∞ देगा, तो ये भी तो इन्फिनिटी होगा। तो e⁻∞ 0 होता है। तो ग्राफ कैसा दिखा? 0 में f(0) में वैल्यू क्या दिखा? 1 + 1 2, -∞ दोनों में इन्फिनिटी देखा, ऐसा ग्राफ है। और कौन से लाइन से ग्राफ तुमने ये किसको ड्रॉ किया? e⁻x + e⁻−x, और ये क्या ड्रॉ किया? y = 3। तो मेरा कहना है कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया? 1 2। तो तुम क्या बोलोगे? 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये 2021 का अपलोड है, 2020, ठीक है, फरवरी वाला अपलोड, क्योंकि अभी तो और 1.5 घंटे में मेरा क्लास शुरू होने वाला है, तो शाम को मैं देखता हूँ और अपलोड करूंगा। ठीक है, चलो।